अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सो इसके जो की फीचर्स हैं उसमें से अभी तक हम लोगों ने फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स ये पढ़े हैं। सो टुडे वी विल रीड अबाउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो यू नो अबाउट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों ने 6th एंड 7th में भी पढ़ा होगा ना यू हैव रेड इन 6th एंड इन योर एंड 7 क्लासेस। फंडामेंटल राइट्स किसको बोलते हैं? आप स्कूल आ रहे हैं, आप स्कूल आते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए स्कूल आते हैं, आप एक एजुकेशन लेते हैं, किसी भी स्कूल में आपको एडमिशन्स मिल जाता है बिकॉज ऑफ जहाँ भी आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी करें, या फिर आप किसी भी दूसरी सिटी में जाकर के मतलब जॉब करना चाहते हैं या वहाँ जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आपको हर तरह की फ्रीडम्स जो आप लोगों को अपनी कंट्री में मिली हुई है, जैसे कि राइट ऑफ इक्वलिटी की, हर तरह के मतलब कि सभी के लिए हर कई ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वल होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन को लेकर के, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, इन सभी के बेसिस के ऊपर जो हमें इक्वालिटी मिली हुई है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सभी जो फ्रीडम्स हम लोगों को मिली है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सो आप लोगों को इस कॉलम में तो द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, ये आप लोगों को एक कॉलम मिलेगा जिसमें हम लोगों के क्या राइट्स हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं ये दे रखा है। बट फंडामेंटल राइट्स है क्या, और ये फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मतलब रखे गए, और इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्यों लिखा गया है, ये हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स। The sections on fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक सेक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक हमारा कॉन्सिक्वेंस कहलाता है, यानी कि एक अंतरात्मा जो होती है हमारी वो जिसे हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी, बहुत नेसेसरी, जिसको हमने समझा है वो मतलब जो है ये फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds on the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary constitution, thus guarantees the rights of arbitrary and absolute exercise of power by the state. The constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. So कॉलोनियल रूल जो थे हमारे यहाँ पर हमारी फ्रीडम से पहले और उसके बाद में भी कई इस तरह की मतलब जो है स्टेट्स थे उन तो नेशनलिस्ट्स के माइंड में इस तरह का एक फियर था, एक डर भी था वो, और वो ये चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का कॉलोनियल रूल्स या कोई भी स्टेट्स जो है किसी भी अपनी इंडियन सिटीजन्स को कहीं ऐसा ना हो कि उसके राइट्स के लिए उनको जो है इनकी जो है उसमें रहना पड़े, या उसकी एक तरह से एक स्लेवरी टाइप माइंड उन लोगों के लिए हो जाए। तो वो नेशनलिस्ट ये चाहते थे कि ऐसा कुछ मतलब जो है हम लोग लॉ बनाएं या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो रिटर्न में हो, ताकि किसी भी स्टेट्स को अपनी पावर का इंडिपेंडेंट इंडिया में मिसयूज़ करने का राइट नहीं हो, किसी भी तरह से वो इस जो है पावर को मिसयूज़ नहीं कर सके। और सभी लोग जो हैं जिनको ये राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको स्टेट्स चेंज नहीं कर सके, अपनी मनमानी नहीं कर सके किसी भी तरीके से, और सभी सिटीजन्स को एक प्रोटेक्ट दे दी गई इस रिटर्न डॉक्यूमेंट के दे करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी स्टेट जो है अपनी पावर का मिसयूज़ अगेंस्ट सिटीजन्स के नहीं करेगा, और वो अगर इसे बदलना भी चाहेंगे तो वो इसे बदल नहीं पाएंगे और इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। कि कहीं ऐसा ना हो कि मैन को ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाए, वुमेन्स को फ्रीडम नहीं दी जाए, किसी को रिलीजन की फ्रीडम नहीं दी जाए, इसको अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी तरह से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का एक फैसिलिटीज़ इन लोगों ने जो है नेशनलिस्ट ने कर दी थी कि सभी राइट्स जो थे एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में दे दिए गए थे। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups. The constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majorities. सो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो था ये नेशनलिस्ट ने ये भी सोचते थे, और जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स वाले जो थे वो ये चाहते थे कि उन लोगों के लिए इस तरीके का एक राइट्स उन लोगों के लिए बना दिए जाएं, उन लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए जो उनके ग्रुप को भी जो है प्रोटेक्ट करे, उनको भी सेफ रखे, जहाँ पर मेजॉरिटी वाले ग्रुप जो हैं किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज़ ग्रुप के अगेंस्ट इन राइट्स को का मिसयूज़ ना कर सकें, या फिर जो मेजॉरिटी को जो राइट्स मिले हैं वो सेम जो है माइनॉरिटीज़ वाले लोगों को भी राइट दिए जाएं और वो उनको चेंज नहीं कर सकें। जैसे कि अगर कोई मेजॉरिटी वाला चाहेगा कि भाई इनकी इक्वालिटी जो है राइट्स जो मेजॉरिटी वालों को मिले हैं तो और वो माइनॉरिटीज़ वालों को नहीं दिए जाए, तो ऐसा कोई भी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उनको ऐसा करने से रोकेगा। अगर बाई द वे यहाँ पर होता है कि मेजॉरिटी के अंदर ये चाहते हैं कि भाई रिलीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कोई फ्रीडम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स को भी वही राइट्स होंगे जो कि मेजॉरिटी वालों को मिले हैं, और वो किसी भी तरीके से इनके जो है राइट्स को जो है मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, उनके राइट्स का हनन नहीं कर पाएंगे। As Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. डॉक्टर अंबेडकर जो थे जिन्होंने हमारे जो है इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसको रिटर्न के अंदर लिखा है, जो कि एक बहुत मतलब जो है हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात भी हो सकती है, एक प्राउड भी है, हमारे लिए प्राइड भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रखा जहाँ पे सभी के लिए राइट्स की इक्वलिटी रखी है, और इसके अलावा जो ड्यूटीज़ भी उन्होंने रखी, ड्यूटीज़ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी वो भी जो है बहुत सोच समझ करके लिखी गई थी। उनका ये कहना था कि सभी सिटीजन्स के लिए जो है ऐसी मतलब जो पोजीशन के अंदर होना चाहिए जहाँ पर वो अपने राइट्स के लिए राइट्स की डिमांड कर सके और अपनी राइट्स के लेकर के अपनी दावेदारी भी कर सके। और सेकंड जो है हर उस मतलब जो है हर उस स्टेट्स के लिए या हर उस इंस्टीट्यूशंस के लिए जहाँ पर मतलब लोगों को ये अथॉरिटी दी गई थी लॉ बनाने के लिए, तो वो भी उनके लिए जो है उसी के मतलब अधीन हों, उसी के लिए बाध्यकारी हों। तो हर एक जो भी लोग थे वो इसी के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिन्होंने लॉ लिखे हैं या जो लोग लॉ बनाते हैं वो इसको नहीं मानेंगे और वो इसको अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक सिटीजन्स को ये राइट दिया गया था कि वो क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, और हर एक जो है स्टेट है या हर एक गवर्नमेंट है, हर मतलब इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर उनके लिए भी ये वो लोग इस चीज़ के लिए बाइंड होंगे कि वो भी जो है अगर लॉ बनाते हैं तो वो भी इसको जो है अच्छी तरह से मानेंगे। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन और है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। जैसे कि हमारे यहाँ के क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या डायरेक्शंस हैं, ये भी सब इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ensure
greater social and economic reforms and to serve as the guide to the independent Indian state to the institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। यानी कि यहाँ पर जो सेक्शंस जो इस सेक्शन को डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की जो सेक्शन को जो डिज़ाइन किया गया था, ये डिज़ाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने, और वो ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंस से पहले और अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो अभी भी जो है नहीं सुधर पाई है। आप लोगों ने देखा है कि कितने रिसोर्सेज जो है सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, तो वो ये चाहते थे कि एक सोशल और इकोनॉमिक भी जो है रिफॉर्म्स हो, इसकी कंडीशन भी सुधरे और यहाँ की जो पॉवर्टी है, यहाँ की गरीबी को भी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में दूर किया जा सके। तो इस तरीके की लॉज और इस तरह की पॉलिसीज़ जो है ये हेल्प करेगी रिड्यूस करने में हमारे इंडिया की जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो गरीबी है उसको दूर करने में। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्या हैं और हमारी जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स की पॉलिसीज़ वगैरह क्या हैं, और ये हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को क्यों रखा गया। फर्स्ट ऑफ आप लोगों को मैं बोल्ड जो है उसके अंदर मैं बता सकती हूँ कि बोल्डली की फर्स्ट ऑफ तो कि कोई भी स्टेट जो है इसका मिसयूज़ नहीं कर सके पावर का, सभी को जो है अपना राइट्स को क्लेम करने के का जो है राइट हो। और इसके अलावा जो है इस तरह के प्रिंसिपल्स भी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स भी रखे गए थे ताकि हमारे इंडिया की जो है यहाँ पॉवर्टी और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधारा जा सके। अब फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सो यू विल राइट ऑल फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल इन योर नोटबुक, ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स के लिए मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रही हूँ, इसको आप लोगों को लर्न भी करना है, अपनी नोटबुक के अंदर जो है वर्कबुक के अंदर इसको लिखना भी है। ये वर्कबुक के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन मेंशन करूँगी, बट इसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू इक्वालिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर सभी लोग जो हैं, सभी के लिए लॉ जो है, कानून जो होगा वो बराबर होगा और सभी लोगों जो है ये जो कानून होंगे सभी लोगों को इक्वली जो है प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई गरीब के लिए जो है कानून जो है दूसरा है, किसी को फ़ाइन भरना है, किसी को फ़ाइन नहीं भरना है, किसी को पनिशमेंट कोई भी मतलब इस तरीके की कोई एक्ट करता है जिसके लिए पनिशमेंट मिले तो पनिशमेंट सबके लिए बराबर है, सभी के लिए जो फाइन बराबर है और सभी को जो है इक्वल जो है जस्टिस मिलेगा। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। तो किसी को भी जो है रिलीजन, कास्ट और सेक्स के आधार के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ में नहीं होगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू द ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एटसेट्रा। द स्टेट कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन in matters of the employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of the untouchability has also been abolished। यानी कि आप लोग देखिएगा कि सभी लोगों को हर जगह का जो है यूज़ करने का जो है पूरा राइट्स होगा। एक तो रिलीजन, कास्ट और सेक्स के ऊपर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी के अलावा सभी जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर ऑल पब्लिक प्लेसेस हैं उन लोगों को किसी भी तरह से आने जाने में किसी भी तरह की मनाही नहीं होगी। जैसे प्ले ग्राउंड हम सभी लोगों के लिए इक्वल है, होटल्स में हम लोगों को सभी रिलीजन्स वाले, सभी सेक्स जो भी सेक्स हैं मेल और फीमेल इनको बराबर दिया जाएगा। सभी कास्ट के लोगों के लिए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी तरह की छुआछूत को मतलब यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी इसको वैलिड नहीं किया जाएगा। और कोई पर्सन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या एजुकेशन वगैरह के लिए जाता है तो उसको भी जो है वहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर प्रोटेक्शंस मिलेगा। और उसे ये राइट होगा कि वो कहीं पर भी इंडिया के किसी भी स्टेट में जा कर के अपना प्रोफेशंस, अपना बिजनेस खोल सकता है और एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। और इसके अलावा हम लोग जो है आगे भी बुक के अंदर पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी, जहाँ पर छुआछूत को पहले बहुत ज़्यादा माना जाता था, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। किसी के साथ भी जो है अनटचेबिलिटी को मतलब इसको नहीं माना जाएगा और सभी लोग जो है बराबर होंगे।
राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और सभी लोगों को इस तरह की फ्रीडम दी गई कि वो अपनी जो भी है एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरह की भी उनके लोगों के साथ में सिचुएशन है, उन लोगों को बोलने का पूरा पूरा अधिकार होगा। जैसे कि मीडिया को स्पीच और एक्सप्रेशंस का पूरा पूरा राइट्स दे रखा है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर। किसी भी तरीके से उन लोगों को इस चीज़ के लिए नहीं दबाया जा सकता या उनको इस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया जा सकता कि वो किसी गलत चीज़ के ऊपर अपनी आवाज़ नहीं उठाएं। तो सभी को इस तरह की फ्रीडम दी गई है, हर सिटीजन को ये फ्रीडम मिली है। और अगर कोई उनके खिलाफ कोई इस तरह की कोई मूवमेंट होता है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट होती है, तो वो लोग जो है अपनी बात जो है गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्री एंड एनी रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की जो ये फ्रीडम दी गई है कि आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जा कर के रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे प्रोफेशन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशंस वो लोग कोई भी अपना सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का बिजनेस वो कर सकते हैं। जिन बिजनेस को यहाँ पर मान्यता दी गई है, जो भी वैलिड किए गए हैं बिजनेस, वो उस तरह का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। चाहे तो आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस खोलें, कोई फैक्ट्री खोलें, जो भी मतलब जो अंडर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंडर आती है। तो इस तरह का कोई भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस करने के आपको पूरी पूरी तरीके से राइट्स होंगे और आप जो है कंट्री के अंदर किसी भी पार्ट में जाकर आप लोग रह सकते हैं, बच सकते हैं और वहाँ के कल्चर को और रिलीजन को भी मान सकते हैं। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स अबाउट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। और आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट कर दिया है, मना कर दिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, कि मतलब मानव व्यापार नहीं होगा, उनको फोर्सफुली किसी भी तरह का जो है लेबर वर्क नहीं दिया जाएगा। और 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, 14 साल के सभी बच्चों को जो है किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा या उनसे किसी भी तरह का जो है काम नहीं करवाया जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी बना रहता है। और सभी 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को जो है अब ये कह दिया गया है कि वो लोग सिर्फ एजुकेशन लेंगे, इसके अलावा कोई भी जो है काम पैसों के लिए या लोगों के अंडर में काम नहीं करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप लोगों को पता है कि रिलीजन्स जो है हर हमारे इंडिया में कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं। तो रिलीजन्स में जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पर्शियंस, तो ये सभी तरीके के रिलीजन्स यहाँ पर जो है मेन हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो कोई भी अपने चॉइस से कोई भी किसी भी रिलीजन्स को मान सकता है, अपने किसी भी तरीके से अपने ईश्वर की पूजा कर सकता है या इबादत कर सकता है। Cultural and educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistics, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. तो यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि सभी माइनॉरिटीज़ वाले, रिलीजियस वाले और लिंग्विस्टिक्स जो भी हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं और अपने कल्चर को डेवलप भी वो लोग जो है इसी सोसाइटी में रह के कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी सोसाइटी को, मुस्लिम स्कूल सोसाइटी को आपने देखा है, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, ये एक मुस्लिम सोसाइटी का माइनॉरिटीज़ वालों का एक पूरा कैंपस है, जहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन के लिए कई तरह की एजुकेशंस है और ग्रेजुएशंस वगैरह से रिलेटेड आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। तो यह हमारा पूरा राइट है कि हम हमारी माइनॉरिटीज़ वाले या जो भी है रिलीजियस वाले अपना खुद का अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज लॉज द सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर हमारे यहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि अपने न्याय के लिए जा सकते हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके राइट्स जो भी हैं उसको स्टेट्स के द्वारा जो है मतलब
नहीं माना जा रहा है या वायलेटेड किया जा रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा कर के अपनी केस फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट जो है सेक्युलरिज्म को हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।